हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके एसएसटी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि आपके आगामी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके शिक्षक वर्ग के सभी वर्गों के लिए इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ सीजीटेट और सीटेट के लिए भी ये जो सीरीज़ चल रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और सीजी व्यापा में आपके जितने भी प्रकार के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो आपका भारत का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, तो उसके लिए भी ये जो क्लासेस हो रही हैं यहाँ पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहेंगे और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को फ्री क्लासेस मिल सके। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। और जिन्होंने भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, वायुमंडल के संपूर्ण द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 99%, 50%, 10% या फिर 75%। तो आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल के संपूर्ण द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी के जो चारों ओर स्थित जो वायु के आवरण होते हैं उसे ही आपका वायुमंडल कहा जाता है। जो पृथ्वी के चारों ओर स्थित जितने भी वायु के आवरण पाए जाते हैं उसे ही आपका वायुमंडल कहा जाता है। आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। वायुमंडल में ऑर्गन गैस का अनुपात है 0.03%, 2%, 0.93% या फिर 20.94%। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो वायुमंडल में ऑर्गन गैस का अनुपात है वो आपका पाया जाता है 0.93%। ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगर आप नाइट्रोजन गैस की बात करेंगे तो वो आपका पाया जाता है 78%। फिर ऑक्सीजन आपका पाया जाता है 20.94% और आपका ऑर्गन पाया जाता है 0.93%। तो ये सभी के परसेंटेज आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से अक्रिय गैस है ओजोन, मीथेन, हीलियम या नाइट्रोजन। तो जो अक्रिय गैसेस होती हैं वो आपकी हो जाएंगी हीलियम गैस। हीलियम गैस इसमें आपकी अक्रिय गैस के अंतर्गत आती है। इसके साथ ही साथ आपकी आ जाती है इसमें नियॉन भी आपकी अक्रिय गैस है। इसके साथ ही साथ आपका जो ऑर्गन है वो भी आपके अक्रिय गैसों में आती है। तो ये सभी के नाम आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है O2, ये आपका O है, फिर आपका N2, AR या फिर CO2। तो जो आपका ग्रीन हाउस गैस है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जो CO2 है, वो आपके ग्रीन हाउस गैस है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट में आप अपना स्कोर भी बताते हुए चलेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? CO2, CH, CFC या फिर NH। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो, इसे ही आप CFC के नाम से जानते हैं। तो ये ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस होती है। तो यही ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें आप ये भी याद रखें कि आपका जो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है वो आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो ये डेट भी आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है अब आपका, वायुमंडल में जल वाष्प की अधिकतम मात्रा होती है 2%, 4%, 6% या फिर 3%। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4%। वायुमंडल में जो जल वाष्प की अधिकतम मात्रा होती है वो आपकी होती है 4%। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 7। सुबह आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण, संवहन के कारण, परावर्तन के कारण या फिर उत्प्लावन के कारण। तो जो सुबह आकाश का रंग नीला किस वजह से दिखाई पड़ता है? तो ये आपका दिखाई पड़ता है प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 8। अधिकांश मौसमी घटनाएं होती हैं समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में या फिर मध्य मंडल में। तो जो अधिकांश मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो आपकी होती है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल इसमें सही हो जाएगा। इसके जो क्रम है वो भी आप इसमें याद रखेंगे। सबसे पहला आपका आ जाएगा क्षोभ मंडल, फिर इसके बाद आपका आता है समताप मंडल, फिर आपका आता है मध्य मंडल, फिर आपका आता है ताप मंडल, इसे ही आप आयन मंडल भी कहते हैं, और लास्ट में आपका आता है बहिर्मंडल।
तो इसके जो सीक्वेंस है उसे भी आप इसमें याद रखें, क्योंकि इनसे भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा तो जो मौसमी घटनाएं घटित होती हैं वो आपकी होती हैं क्षोभ मंडल में। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 9, ओजोन परत पाई जाती है विषम मंडल में, बहिर्मंडल में, मध्य मंडल में या फिर समताप मंडल में। तो जो ओजोन परत पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है समताप मंडल में। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 10, मध्यमंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान पाया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, -80 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस या फिर -45 डिग्री सेल्सियस। तो जो मध्यमंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान पाया जाता है वो आपका पाया जाता है -100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 11, संचार की सुविधा कौन सा मंडल प्रदान करता है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर बहिर्मंडल? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयन मंडल। जो संचार की सुविधा प्रदान करता है वो आपका प्रदान करता है आयन मंडल। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बॉब एलन विकिरण पेटी किस मंडल को कहा जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल? इसका सही आंसर हो जाएगा बहिर्मंडल। बहिर्मंडल को बॉब एलन विकिरण पेटी कहा जाता है, तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका सममंडल का भाग नहीं है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो जो सममंडल का भाग नहीं है वो आपका हो जाएगा आयन मंडल। आयन मंडल सममंडल का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 14, वायुदाब की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? पास्कल, न्यूटन, ग्यूरिक या अरस्तु? तो वायुदाब की सर्वप्रथम जो खोज की थी उस वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा ग्यूरिक। ग्यूरिक इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऊंचाई पर जाने वाला वायुदाब घटता है, तापमान के बढ़ने पर वायुदाब भी घटता है, भूमध्य रेखा पर वायुदाब का मान ध्रुवों से ज़्यादा होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें से जो सत्य कथन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब घटता है। ऑप्शन नंबर ए ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस कारक पर वायुदाब निर्भर नहीं करता है? तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई, जल वाष्प या फिर चंद्रमा की स्थिति? तो किस कारक पर वायुदाब निर्भर नहीं करता है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रमा की स्थिति में वायुदाब निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, यदि धरातल पर वायुदाब 1013 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब कितना होगा? 700 मिलीबार, 1300 मिलीबार, 1100 मिलीबार या फिर 898 मिलीबार? इसका सही आंसर हो जाएगा 898 मिलीबार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों की कुल संख्या कितनी है? 4, 8, 7 या 6? तो जो पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों की कुल संख्या है वो आपकी हो जाएगी 7। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पृथ्वी पर क्षैतिज वायुदाब वितरण होती है पेटियों की सहायता से उन्हें समझा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी 7 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, डोल ड्रम पेटी स्थित है 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य या फिर भूमध्य रेखा के 5 डिग्री एन व मतलब कि नॉर्थ व 5 डिग्री साउथ के मध्य या फिर ध्रुवों पर। तो डोल ड्रम पेटी स्थित है आपकी ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा से 5 डिग्री नॉर्थ व 5 डिग्री साउथ के मध्य जो आपकी डोल ड्रम पेटी है वो स्थित है। ये जो है यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधी पड़ने से इनका जो तापमान होता है वो अधिक होता है और जो वायु में जल वाष्प की मात्रा होती है वो अधिक निकलती है, इसीलिए जो पृथ्वी की घूर्णन चाल होती है वो सर्वाधिक होती है। इन सभी कारणों से ही ये एक निम्न दाब पेटी भी कहलाते हैं, निम्न दाब पेटी भी इसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 20, अश्व अक्षांश कहलाते हैं 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक के अक्षांश, 300 से 35 डिग्री तक के अक्षांश, 60 डिग्री से 65 डिग्री तक के अक्षांश या फिर उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव। तो जो अश्व अक्षांश है वो आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी,
ये आपका 30 डिग्री है, इसे आप करेक्ट कर लेंगे। 30 डिग्री से 35 डिग्री तक के अक्षांश आपके अश्व अक्षांश कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सी तापजन्य वायुदाब पेटी नहीं है? भूमध्य रेखीय निम्न ताप पेटी, उत्तरी ध्रुवी उच्च दाब पेटी, दक्षिणी ध्रुवी उच्च दाब पेटी या फिर उपध्रुवी निम्न दाब पेटी। तो जो तापजन्य वायुदाब पेटी नहीं है वो आपकी हो जाएगी उपध्रुवी निम्न दाब पेटी। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। उपध्रुवी दाब पेटियां हैं उच्च ताप व निम्न दाब वाली, निम्न ताप व उच्च दाब वाली, निम्न ताप व निम्न दाब वाली या फिर उच्च ताप व उच्च दाब वाली। तो जो उपध्रुवी दाब पेटियां हैं वो आपकी हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, निम्न ताप व निम्न दाब वाली जो उपध्रुवी दाब पेटियां होती वो हो जाएंगी। ये जो गतिजन्य वायुदाब पेटियां होती हैं और इसमें जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य वायु जो है वो ऊपर उठ जाती है। यहाँ पर इसीलिए निम्न वायुदाब पाया जाता है और यहाँ पर निम्न वायुदाब व निम्न तापमान भी पाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 23। निम्न तापमान व उच्च वायुदाब वाली वायुदाब पेटी है ध्रुवी पेटी, भूमध्य पेटी, उपोष्ण पेटी या फिर उपध्रुवी पेटी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्रुवी पेटी। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 24। गतिजन्य पेटियों के बनने का कारण है पृथ्वी की दैनिक गति, पृथ्वी की वार्षिक गति, सूर्य की स्थिति या फिर तापमान। जो गतिजन्य पेटियों के बनने का जो कारण है वो हो जाएगा आपका पृथ्वी की दैनिक गति। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका लास्ट के कुछ ही क्वेश्चंस आपके बच गए हैं। पवनें हमेशा चलती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ, उच्च दाब से उच्च दाब की तरफ या फिर निम्न दाब से निम्न दाब की तरफ। तो जो पवनें हैं वो हमेशा चलती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा कारक पवनों की गति व दिशा को प्रभावित नहीं करता है? दाब प्रवणता, कोरियालिस बल, धरातलीय स्वरूप या फिर देशांतरीय स्थिति। इसका सही आंसर हो जाएगा देशांतरी स्थिति पवनों की गति व दिशा को प्रभावित नहीं करती है। तो जो पवनों को प्रभावित करती है उसमें से आपके दाब प्रवणता, कोरियालिस बल, धरातलीय स्वरूप ये सभी आपके इसमें आ जाएंगे, लेकिन जो देशांतरी स्थिति यही इसमें नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27। दो स्थानों के बीच ताप प्रवणता अधिक होने पर पवनों की जो गति होती है अधिक होती है, धीमी होती है, गति पर दाब प्रवणता का प्रभाव नहीं पड़ता या फिर उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो दो स्थानों के बीच दाब प्रवणता अधिक होने पर पवनों की गति होती है वो अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 28। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी गति के दाईं ओर मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़ जाती है, सीधी गति करती है या फिर ऊर्ध्वाधर गति करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दाईं ओर मुड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 29। भूविक्षेपी पवन की दिशा होती है समदाब रेखाओं के लंबवत, समदाब रेखाओं के समानांतर, दाब प्रवणता बल के समानांतर या फिर कोरियोलिस बल के समानांतर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समदाब रेखाओं के समानांतर भूविक्षेपी पवन की दिशा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। हेडली कोस्ट बनता है 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 60 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य या फिर 20 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य हेडली कोस्ट बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में हमने पढ़ा, जो कि आपके ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चंस थे, जो कि आपके एसएसटी का ही भाग है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को ये क्लासेस मिल सके, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।